सबसे पहले हम आपको बताएं, पंजाब असम्बली में नए कायदे-ए-वान के इंतखाब, हुकूमती अरकान की पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर पीटीआई अरकान का हमला। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को लोटे और थप्पड़ मारे गए। फैसलाबाद से एमपीए ख्याल अहमद कास्ट्रो ने दोस्त मजारी पर हमला किया। हमले में ख्याल अहमद कास्ट्रो के साथ राना शहबाज भी शामिल। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर के बाल भी नोचे। फैसलाबाद से एमपीए मलिक उमर फारूक ने भी लोटे मारे। उमर फारूक समेत सिक्योरिटी गार्ड के साथ गुत्थम गुत्था हुए। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी उछाल कर फेंक दी गई। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी अरकान को रोकती रह गई। हुकूमती अरकान लोटे लेकर स्पीकर के डाइस पर चढ़ गए। सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए। पंजाब असम्बली के ऐवान की कार्रवाई रोक दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली के ऐवान की कार्रवाई रोक दी गई। पंजाब असम्बली में नए कायदे-ए-वान के इंतखाबात, कौमी अरकान की पंजाब असम्बली में हंगामा आई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर पीटीआई अरकान का हमला। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को लोटे और थप्पड़ मारे गए। फैसलाबाद से एमपीए ख्याल अहमद कास्ट्रो ने दोस्त मजारी पर हमला किया। हमले में ख्याल अहमद कास्ट्रो के साथ राना शहबाज भी शामिल। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर के बाल भी नोचे। फैसलाबाद से एमपीए मलिक उमर फारूक ने भी लोटे मारे। मलिक उमर फारूक सिक्योरिटी गार्ड के साथ गुत्थम गुत्था हुए। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी उछाल कर फेंक दी। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी अरकान को रोकती ही रह गई। हुकूमती अरकान लोटे लेकर स्पीकर के डाइस पर चढ़ गए। सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए। पंजाब असेंबली के ऐवान की कार्रवाई रोक दी गई। एहसास कफालत सेंटर्स बंद हो गए, लेकिन टाउट माफिया पैसे बनाने में मसरूफ। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत दीगर दफातर भी बंद होने वाले एहसास कफालत सेंटर पर सादालू खवातीन को लूटने का सिलसिला जारी। 100 रुपए दो और कच्ची पर्ची लो। इसको अपडेट कर रहे हैं, एहसास कफालत सेंटर्स बंद हो गए हैं, लेकिन टाउट माफिया पैसे बनाने में मसरूफ अमल है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत दीगर दफातर में बंद होने वाले एहसास कफालत सेंटर्स पर सादालू खातीन को लूटने का सिलसिला जारी है। 100 रुपए दो और गच्ची पर्ची लो। आपको अपडेट कर रहे हैं, एहसास कफालत सेंटर के हवाले से एहसास कफालत सेंटर्स बंद हो गए हैं, लेकिन टाउट माफिया पैसे बनाने में अब भी मसरूफ अमल है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत दीगर दफातर में बंद होने वाले एहसास कफालत सेंटर्स पर सादालो खातीन को लूटने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक। जी बिल्कुल, एहसास कफालत सेंटर जो हैं वो आज से बंद हैं, लेकिन वहाँ पर वो अफराद जो कि मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे, निचले तबके के, जिनमें जजादारम के मुलाजम हैं या लोकल और निजी लोग हैं, उनकी जानिब से सादा पर्चियाँ जिनके ऊपर शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज करके खवातीन को थमाया जा रहा है कि आप करियाना या दीगर जो कनेक्ट सेंटर हैं उनकी तरफ रुजू करें, और उसके बदले उनसे 100 रुपया जो है वो चार्ज किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि इन पर्चियों के हासूल के बाद जो है ना तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन का फायदा हो सकता है, ना ही खवातीन जो हैं वो अपनी अमदादी रकूम जो है वो हासिल कर सकती हैं, लेकिन 100 रुपये का टीका जो है वो इन खवातीन को लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो एहसास कफालत सेंटर्स जहाँ जहाँ कायम हैं, वहाँ की इंतजामिया भी इन टाउट माफिया को हटाने में नाकाम दिखाई दे रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की किल्लत बरकरार है। सस्ता घी ताहाल शहरियों को ना मिल सका। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। या किल्लत के साथ साथ जो अशिया अवेलेबल हैं वो शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट की निस्बत महंगे दामों दी जा रही हैं। अगर घी यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचता है तो वो सिर्फ 2 केजी घी जो है वो दिया जाता है, वो भी 500 से 600 रुपए की शॉपिंग करने के बाद। दूसरा सामान अगर आप खरीदते हैं तो उसके बाद दिया जाता है। लेकिन शहरी कहते हैं कि एक दिन घी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचता है और 10 से 15 दिन तक चक्कर लगाते रहते हैं, घी नहीं मिलता, और सस्ते घी के लिए बार बार वो यूटिलिटी स्टोर पर चक्कर काटने पर मजबूर होते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, सस्ता घी ना मिलने की वजह से क्या परेशानी? फिर ये है कि तकरीबन 1 बार या 2 बार यहाँ पे आता है घी, उसके बाद 10-10 दिन तकरीबन हफ्ता घी मिलता ही नहीं है। अव्वल तो ये घी सेपरेट देते ही नहीं है, अकेला देते ही नहीं है, साथ कोई सामान लेना पड़ता है। 2 किलो घी देते हैं, इससे ज़्यादा घी देते ही नहीं है किसी को। जी बिल्कुल, साथ कोई सामान जो है वो लेना पड़ता है। 2 किलो घी से ज़्यादा एक जो बंदा है उसको घी नहीं दिया जाता, और वो भी 10 से 15 दिन बाद एक दिन के लिए घी आता है। और अभी रमज़ानुल मुबारक के अंदर शहरियों का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर काट रहे हैं सस्ता सब्सिडी वाला। शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्नौर में पौने 2 माह बाद आटे की सप्लाई बहाल हुई तो आटे का कोटा कम कर दिया गया। खरीदार कहते हैं यूटिलिटी स्टोर से आटा नहीं मिला।
मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, कुफर टूटा खुदा खुदा करके एक तो 2.25 महीनों बाद आटे का कोटा जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर बहाल किया गया, जो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर साबित हुआ है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो यहाँ पर आटे की सप्लाई आती है। आटे का ना सिर्फ जो है वो कोटा कम कर दिया गया, जिस वजह से आटा अब दस्तयाब नहीं है, और स्टोर इंचार्ज का इस सिलसिला में कहना है कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आटा जो है वो मिलेगा। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आटा मिला है जी? नहीं, 2 महीने बाद आटा आता है, तो एक दिन आता है, एक दिन आज आए हैं तो वो कहते हैं कि सुबह मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा। कल आया था, आज ख़त्म हो गया तो सुबह मिलेगा। तो हम बहुत दूर से आते हैं तो आटा नहीं मिलता है, तो इसकी बहुत कमी है, हमें आटा बहाल किया जाए। आज आए हैं तो आज आटा अंदर दस्तयाब है, यूटिलिटी स्टोर में मिला है? नहीं मिला? नहीं मिला है अभी तक, तो आज नहीं मिला है। तो वो कहते हैं कि सुबह मिलेगा, आज नहीं आएगा सारा दिन। बिल्कुल जी, खरीदार भी इस हवाले से परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 2 महीने बाद अगर आटे का कोटा जो है वो बहाल किया गया है, तो ना सिर्फ कोटा जो है वो कम कर दिया गया है, इस वजह से हर दूसरे रोज जो है वो मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में घी, चीनी और आटे में सब्सिडी सिर्फ नाम की रह गई। वीकेंड पर भी बाजार खाली खाली रहने लगे। फैसलाबादियों ने रमजान बाजारों का रुख करना छोड़ दिया। शहर के बाजारों में चंद सारफीन मौजूद, बाजारों में लगे बेशतर काउंटर्स पर सारफीन न रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में घी, चीनी और आटे में सब्सिडी सिर्फ नाम की रह गई है। वीकेंड पर भी बाजार खाली खाली रहने लगे हैं। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह करें तफसीलात से। में जो सब्सिडी दी जा रही है वो सिर्फ बराए नाम ही है। यही वजह है कि चीनी के स्टॉल्स हों या आटे का काउंटर हो या इसके साथ साथ जो दीगर स्टॉल्स इस रमज़ान बाज़ार में लगाए गए हैं, वहाँ पर सार्फिन का कोई बड़ा रश दिखाई नहीं दे रहा। उस्मान, आपको मेरे अकब में दिखा सकते हैं कि इसमें बेशतर काउंटर्स जो हैं इस वक्त रमज़ान बाज़ार के खाली हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि चीनी के ऊपर 5 से 7 रुपए जो है वो सब्सिडी है, आटे के ऊपर भी कोई इतनी ही सब्सिडी नज़र आ रही है। आलू, प्याज और सब्जियां जो हैं वहाँ पर भी जो हैं वो सार्फिन का रश नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर तकरीबन कोई 11 कस्टमर जो हैं वो मौजूद हैं, 2-3 बच्चे मौजूद हैं। इसके साथ साथ दूसरी जानिब उस्मान दिखाइएगा, ये घी का, कुकिंग ऑयल का काउंटर है, यहाँ पर भी कोई सारफ मौजूद नहीं है। आटा लेने वाला भी कोई सारफ यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम अमले के मजमूई तौर पर जो अफराद इसमें मौजूद है उनकी तादाद तकरीबन कुछ 40 से ज़ायद बताई जाती है। उसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफराद मौजूद हैं, उसमें सिविल डिफेंस से अफराद मौजूद हैं, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस समेत मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदार इसमें मौजूद हैं। लेकिन सार्फिन जो हैं वो इन बाज़ारों का रुख नहीं कर रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हुकूमत जो है वो बड़ी सब्सिडी देने में आप हमें अपडेट कर रहे थे। तांदियावाला में रमजान उल मुबारक में भी इंतजामिया और इदारों की अदम दिलचस्पी ने ग्रांड फरोशों की चांदी करा दी। इंतजामिया की नाक के नीचे अशिया के महंगे दामों फरोख्त जारी, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे गुलेज इकबाल भट्टी से। जी गुलेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक के महीने में भी जो शहरी हैं वो महंगे दामों अशिया खुर्दोनोश, सब्ज़ी, फ्रूट, दीगर अशिया ख़रीदने पर मजबूर हैं। जो दुकानदार ग्रां फरोश हैं उन्होंने खुद साख्ता महंगाई का जो है वो तूफ़ान बर्पा कर रखा है। इसी हवाले से मैं तांदियावाला के एक बाज़ार में मौजूद और मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर खुद साख्ता महंगाई का रोना रोया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर देखें ना, हुकूमत कोई भी आए, हुकूमत कोई भी जाए, लेकिन जो हालात के मारे हुए हैं, महंगाई की चक्की में पिसने वाले जो आम तबका है वो इस हद तक मजबूर हैं कि मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी गैर मुस्लिम कंट्री में जाएं तो हुकूमत इक़दाम करती है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन आप देखें कि बदकिस्मती से ये हमारे शहर तांदियावाला की बात करते हैं तो जितने भी फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, बाकी जितने भी मतलब के भी कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ इन लोगों ने जो रेट लिस्ट हैं वो अवीज़ा नहीं की हुई। मतलब कि जिस भी रेडी पे जाएं, जिस भी मतलब के भी फ्रूट फरोश के पास जाएं, उन्होंने जो रेट लिस्टें हैं वो छुपा के रखी हुई हैं। जो आम आवाम है वो इकबाल भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर 61 पैनल रजिस्टर्ड हुए। बल्दियाती इंतखाबात मुमकिना तौर पर अगस्त में होंगे। कुछ दिनों में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, क्या तफसीलात हैं?
जब बात करें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बलदियाती इंतखाबात के लिए तकरीबन 61 लोगों के जो पैनल है वो रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं। वो उम्मीदवार जो आज़ाद इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे और बताया गया कि फैसलाबाद में जो इंतखाबात है वो तकरीबन जो मुमकिन तौर पर अगस्त में हो सकते हैं, जो बलदियाती इंतखाबात की बात करें। तो इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ साबिक जो है वो मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुलाम बी कवान मौजूद है। मान साहब, मुझे बताइएगा क्या लग रहा है, बलदियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? अगर होंगे तो कब तक होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इन हालात में बलदियात के जो इंतखाबात हैं वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी बेसिक वजह ये है कि एक तो बलदियाती कवानीन में अभी मेरा ख्याल है तरमीम होना बाकी हैं, और इस पर तमाम अब चूँकि अपोजिशन जमातों ने अलायंस की हैसियत से अब उन्होंने हुकूमत संभाला है, तो इसमें सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेना है। तो पंजाब के हवाले से अगर बात करें तो इस पे पहले भी ये कंट्रोवर्शियल रहा है ये कानून, और इस पर चूँकि जो अब स्पीकर थे पंजाब असम्बली के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान भी थे, बाकी जमातों के लोग भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। तो इन लोगों ने इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और इसमें कुछ तरामीम तजावीज़ की थी। तो मैं समझता हूँ कि इनको अब उन तजावीज़ के हवाले से ये दोबारा इसको ये मामला ज़ेर गौर आएगा, और इस पर चूँकि ये अभी तक इनेक्टमेंट नहीं हुई थी, आपके भी इल्म में है, तो इस पे कानून साजी होने से पहले मैं समझता हूँ कि अब इसको ये देखेंगे, बगौर जायज़ा लेंगे, इसमें कुछ तरामीम होंगी, और उस तरामीम के बाद फिर इसको जब आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत पंजाब ने झंग की यूनियन काउंसिल्स के लिए फंड जारी कर दिए। झंग की 51 यूनियन काउंसिल्स के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए के फंड जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया की यूनियन काउंसिल को फाल करने की हिदायत। हुकूमत पंजाब ने झंग की यूनियन काउंसिल के लिए फंड्स जारी कर दिए। झंग की 51 यूनियन काउंसिल के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए के फंड्स जारी। डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया की यूनियन काउंसिल को फाल रखने की हिदायत। DHQ अस्पताल सन्योट में हेल्थ प्रोफाइल बनवाने के लिए आने वाले तलबा खार होने लगे। तलबा ने इल्जाम आयद किया कि हेल्थ प्रोफाइलिंग के लिए कभी डॉक्टर नहीं होता तो कभी कमरों के चक्कर लगवाए जा रहे। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकार गुम्मन से। वकार, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, महकमा तालीम की जानिब से तलबा की हेल्थ प्रोफाइलिंग का सिस्टम शुरू किया गया था। हेल्थ प्रोफाइलिंग के लिए हर तालिब इल्म को अपने करीबी सरकारी अस्पताल से जाके अपने तमाम मेडिकल चेकअप्स करवा के एक जो फॉर्म है वो अपने स्कूल कॉलेज में जमा करवाना होता है। इस वक्त हम DHQ में मौजूद हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज चिन्योट के जो तालिब इल्म हैं, इनका ये कहना है कि ये सुबह से यहाँ पर आए हैं और हेल्थ प्रोफाइलिंग का जो परफॉर्म है उस पर जो मुतल्लिका डॉक्टर्स हैं जिनके दस्तखत होने हैं वो सुबह से नहीं मिल रहे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कब से आए हैं, क्या मसला पेश आ रहा है आपको? सर जी, हम सुबह 12 बजे के आए हैं। जब साइन करवाने जाते हैं कोई डॉक्टर हमें साइन नहीं कह रहा। इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, उधर कहते हैं इधर जाएं, 3 नंबर कमरे में इधर आते हैं, कहते हैं इमरजेंसी वार्ड में जाएं। क्या क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं करके दे रहे? सर वो हमें झीली कर रहे हैं। सुबह का हम आए, हमारे रोज़े की हालत में आए हैं और इधर जाते हैं वो कहते इधर जाओ, हम उधर जाते हैं वो कहते इधर जाओ। कोई डॉक्टर हमें साइन नहीं करके दे रहा, हमें झीली कर रहे हैं। रोज़े की हालत में हम हैं। कब से आए हुए हैं? हम तकरीबन 12 बजे के आए हुए हैं। जिस भी कमरे में जाते हैं, जहाँ भी पता चलता है कि इस कमरे में जाएं, हम वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं, कोई कहता है हमारे पास स्टैंप नहीं है, कोई कहता है हमें आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। FDA ने किराया ना मिलने पर निशाताबाद पुल के नीचे बनी दुकानें गिरा दी तो कब्जा माफिया ने खाली होने वाली दुकानों की जगह पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना लिया, जिससे करीब गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में जेर तालीम तालिबात और राहगीरों को मुश्किलात में इजाफा हो गया। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बेग से। वकास, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में निशाताबाद पुल के नीचे बनी दुकानें जो हैं वो तो FDA की जानिब से गिरा दी गई, लेकिन झुमरा रोड पर वाक़या ये दुकानें जो हैं गिराए जाने के बाद अब पुल के दर्रों में गैर कानूनी बस पार्किंग स्टैंड और कोस्टर पार्किंग स्टैंड जो है वो बन चुका है, जिसकी वजह से बिल्कुल सामने मौजूद गर्ल्स स्कूल को जो है वो भी मुश्किलात का सामना है, जबकि गुजरने वाली ट्रैफिक जो है वो भी इस गैर कानूनी पार्किंग के बायस जो है खासी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम, क्या वजूहात हो सकती हैं इस गैर कानूनी बस स्टैंड के बाद? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये सारी ना इसकी पुल की खूबसूरती सारी ख़त्म हो गई है और यहाँ ना सिर्फ पार्किंग बन गई है बल्कि पार्किंग को फिर वर्कशॉप में चेंज कर दिया गया है। जहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ फिर उसको मरम्मत करने, रिपेयर करने का काम भी शुरू हो जाता है। फिर यह रास्ता है सब लोगों का, सामने स्कूल है बच्चियों का, छुट्टी के वक्त और सुबह के वक्त सबको मुश्किलात होती है।
हर तरह के लोग यहाँ बैठे होते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं और दूसरे मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से सब लोगों को परेशानी है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ जितने लोग गुजर रहे हैं उन सबको हर तरह की मुश्किलात हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। उससे तो पहले था कि कम से कम दुकानें अगर थीं तो साफ़ सुथरा नज़र तो आ रहा था ना। अब आप देखेंगे तो ये एक पूरा स्टैंड बन गया है, वर्कशॉप बन गई है। तो बिल्कुल जैसा आपने भी सुना कि शहरी का भी यही कहना है कि पूरी वर्कशॉप जो है वो बनती जा रही है। गैर कानूनी तौर पर पार्क होने वाली बसें, कोस्टर, हाइएस, रिक्शे और दीगर चीज़ें जो है उनकी वजह से ना सिर्फ रास्ते से गुजरने वाली ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि इसके साथ साथ बिल्कुल पुल के करीब वाक़या गर्ल्स स्कूल में छुट्टी के वक्त जो है वो भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी बड़ी वजह इस पुल निशाताबाद पुल के दर्रों के अंदर बने हुए गैर कानूनी बस स्टैंड है। मुतालबा यही किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि फिलफोर गैर कानूनी बस स्टैंड से शहरी परेशान है। वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में गंदम का कोटा पूरा करने के लिए इंतजामिया ने काश्तकारों से मदद मांग ली। टोबा के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले नंबरदारों के साथ इजलास के दौरान जखीरा अंदोजों की निशानदही करने की हिदायत जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर ने इजलास की सदारत की। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। जी मुबशर। टोबा टेक्सिंग में गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया ने काश्तकारों से मदद मांग ली है। आज एक अहम इजलास जो है वो जिला कौंसिल में मुनक्किद हुआ, जिसमें टोबा टेक्सिंग के नंबरदार शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर जहा शाकिर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नाजर अली गौहर यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने काश्तकारों से अपील की है कि वो गंदम जो है वो महकमा खुराक को ही दें ताकि गंदम का जो कोटा है वो पूरा हो सके। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नाजर अली गौहर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि क्या मकसद था आज काश्तकारों को इकट्ठा करने का, नंबरदारों का, क्या आपने उनसे रिक्वेस्ट की है? हमने उनसे बिस्मिल्लाह हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारा टारगेट पूरा करवा दें। नंबरदारों को सब पता होता है कि किसके पास गंदम है, किसने कितनी बिजाई की है, वो हमारी मदद के लिए है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए वो हमने उनसे मदद मांगी कि हमारा टारगेट लाजमी पूरा होना चाहिए। सर अभी तक आप लोग कितना बारदाना दे चुके हैं, कितनी गंदम खरीद चुके हैं? हमारा तहसील ये था इजलास आज का तहसील का, तहसील टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग ज़िला में 4 तहसीलें हैं, गोजरा जो पास्को में है, उसके बाद टोबा, उसके बाद है कमालिया और पीरमाल। ये जो इजलास था आज खालिस्तान तहसील टोबा का था। मैं इसी हवाले से फिर टोबा की बात करूंगा कि 48,000 मैट्रिक टन तहसील का टारगेट है जी। और इस वक्त तक मुबशर हसन नकवी आप हमें अपडेट कर रहे थे, जंग में महकमा खुराक की जानिब से गंदम खरीदारी मुहिम का अमल जारी। काश्तकारों का महकमा खुराक के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। काश्तकारों ने मुकर्रर करदा कीमत को भी मुनासिब करार दे दिया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं वसीम अहमद से। वसीम आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर झंग के अंदर गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है और आज तकरीबन चौथा रोज़ है जिसमें गंदम खरीदारी का खरीदी जा रही है, जिसमें किसान जो है वो अपनी गंदम लेकर यहाँ पर आते हैं और घंटों अपनी जो यहाँ पर गंदम जो है स्टोर करवा के यहाँ से घंटों इंतज़ार के बाद यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर उनको क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, वो मुतमईन है नहीं मुतमईन, क्या उनको मसाइल है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। चाचा जी बताइएगा, गंदम लेकर आए हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, गंदम लैके आया तो जंग दे विचों बड़ा सुकून आया, प्रोग्राम अच्छा जी, बड़ा मज़ा आया जी, परेशानी कोई नहीं, खुश आया सी जी। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, खुश हुए। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस पे, जो पूरा मतलब देख लें 3-4 दिनों से चल रहा है ये सिलसिला, क्या कहेंगे? जी मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, इधर गंदम लेके आ रहे हैं और हमारे साथ इधर सेट 1 पे हम खड़े हैं। हमारे साथ शेख मोहम्मद रिजवान साहब हमारे AFC साहब हैं और मतलब कि कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, हम बहुत अच्छे और खुश हैं जी। बिल्कुल खुश है। हमारे साथ और भी लोग हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर समीरा समद की जानिब से दारुल अमान का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया और इंतजामी अमूर पर सोशल वेलफेयर के इकदामात को सराहा गया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, तफसीलात से आगाह करें। बिल्कुल, जंग में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सुमेरा समद की जानिब से दारुल अमान का दौरा किया गया। इस दौरे के दौरान तमाम तर इंतजामात का जायज़ा भी लिया गया। मैं इस वक्त सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर मौजूद में इनसे बात करेंगे। मैं बताइएगा, आज आपने दौरा किया है, क्या कहेंगी दारुल अमान के इंतजामात के हवाले से? जी शुक्रिया। ये तो दारुल अमान बहुत ही मॉडल दारुल अमान है यहाँ का जंग का। भी हम 36 ज़िलों में हैं, दारुल अमान फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाइवर इसका यहाँ आके तो आई फेल्ट के बहुत ज़्यादा यहाँ काम हुआ हुआ है और बहुत सलीके से और बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको तो हम मॉडल दारुल अमान कंसिडर करते हैं और हम चाहते हैं कि बाकी दारुल अमान भी यहाँ से सीखें और इसी तर्ज के ऊपर अपने आप को बनाएं।
اور یہاں ابھی جو مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ جو خواتین جن کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا شکار ہیں، ان کو کوئی مسائل ہیں، جو کسی بھی وجہ سے اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی یا گھر سے بے گھر ہیں، ان کو ایک جگہ ملے جہاں پہ وہ آ کے اپنی زندگی کو سلجھائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اور اس کے لیے ہم ان کو ایک تحفظ بھی دیتے ہیں اینڈ ان کو پھر ووکیشنل ٹریننگ، ایجوکیشن، بچوں کا خیال رکھنا، تو میڈیکل فیسلٹیز، تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنا پرابلمس کو سالو کر کے ان کو سائیکولوجیکل سروسز تو کر کے اور وہ پھر آگے آئندہ اپنی شکریہ زندگی کے لیے بھی. آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. محکمہ تعلیم پنجاب کا اساتذہ کے آن لائن ڈیٹا سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے تحصیل سطح پر فوکل پرسن تعینات کرنے کا فیصلہ. سی ای او ایجوکیشن سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ہر تحصیل میں 2 فوکل پرسن مانگ لیے گئے. فوکل پرسن کو آن لائن سسٹم استعمال کرنے کی ٹریننگ بھی دی جائے گی. اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا. جی، محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے تمام اساتذہ کا ریکارڈ آن لائن کرنے کے حوالے سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا گیا تھا، جس میں تمام اساتذہ کو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کرنا تھا. اس حوالے سے کافی خدشات سامنے آنے کے بعد HRMIS سسٹم کے حوالے سے جو کہ ٹرینڈ کیے جائیں گے تاکہ آگے اپنی تحصیل میں اساتذہ کو گائیڈ کر سکے کہ کس طرح سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ انپٹ دینا ہے، کیونکہ مستقبل میں تمام جو پروموشنز ہیں، تمام جو ریٹائرمنٹس ہیں، وہ ساری HRMIS سسٹم جو ہے اس کے تحت ہونی ہے. اور اس حوالے سے تمام اساتذہ کا ڈیٹا آن لائن ہونا اور اس میں درستگی ہونا یہ لازم ہے. اس حوالے سے تمام CEOs ایجوکیشن سے 2 فوکل پرسن کے نام مانگ لیے گئے ہیں تاکہ ان کی ٹریننگ کروائی جائے ضلعی سطح پر اور وہ اپنی تحصیلوں میں جا کر آگے اساتذہ کو گائیڈ کریں. اس حوالے سے جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا.